गुड इवनिंग। आप सभी का ट्रिपल ई क्लासेस में स्वागत है। पिछली क्लास में अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो वहां पर अपन ने एक डेफिनेशन देखी थी कि इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होता है वो क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। दूसरा डेफिनेशन अपन ने डिस्कस किया था कि एक सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का अपने को क्या लेना है, घोल लेना है, और उसमें से एक निश्चित मात्रा में आप लोगों को विद्युत धारा प्रवाहित करानी है, और वो प्रति सेकंड 0.0008 ग्राम चांदी अगर एकत्रित करता है तो उसका वो मान क्या कहलाता है, 1 एम्पियर कहलाता है। ठीक है, अब देखिए तीसरी डेफिनेशन अपनी क्या है कि कोई स्थिर विद्युत है, उसे अपन क्या करेंगे, निर्वात में रखे दो समांतर और 1 मीटर की दूरी पर रखे गए चालकों में प्रवाहित करते हैं, तो उनके मध्य यदि 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर बल उत्पन्न करवा देता है तो उसे भी अपन क्या कहते हैं, यहाँ पर 1 एम्पियर कहते हैं। तो नेक्स्ट डेफिनेशन मैं यहाँ पर पहले आप लोगों को समझा देता हूं, उसके बाद में आप लोग नोट कर लें। तो आपने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले क्या लिया, ये वैक्यूम कंटेनर मान लीजिए निर्वात का। ओके, ठीक है, ये वैक्यूम कंटेनर है। ठीक है, अब इसमें आपने क्या है, 2 कंडक्टर रखिए। ओके, कुछ इस प्रकार से, जिनकी लंबाई तो क्या है, इन्फिनिटी है। क्रॉस सेक्शन एरिया उनका क्या है, नगण्य है। ठीक है, और ये दोनों सेपरेशन डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, इनके बीच में 1 मीटर की दूरी पर रखे गए। तो इन दोनों समांतर चालकों में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो इनके मध्य जो बल है F, यदि 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर उत्पन्न होता है, तो धारा का वो मान क्या कहलाता है, यहाँ पर 1 एम्पियर कहलाता है। तो लिखिएगा यहाँ पर वह स्थिर धारा जो निर्वात में 1 मीटर दूरी पर रखे गए अनंत लंबाई व नगण्य अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, नगण्य अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के दो चालकों के बीच के दो समांतर, लिखिए यहाँ पे समांतर चालकों के बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर बल उत्पन्न करवाता है, तो वह धारा का मान
1 एम्पियर होगा। तो ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि 1 एम्पियर की आप और क्या डेफिनेशन यहां पर दे सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप लोग यहां पर ध्यान में रखें। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक यहां पर अपन डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉन्स फ्लो। नेक्स्ट हेडिंग डालिए इलेक्ट्रॉन्स फ्लो एंड कन्वेंशनल 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 डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, तो ये आप लोगों को यहां पर पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो और जो आपकी डायरेक्शन ऑफ करंट है, यानी इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह है और विद्युत धारा की सांकेतिक दिशा, इन दोनों में अपने को क्या निकालना है, रिलेशन निकालना। ठीक है, तो किस प्रकार से कैलकुलेट करना है, तो देखिए मैंने यहां पर सबसे पहले एक लैंप ले लिया। ठीक है, मैंने क्या लिया है, यहां पे एक लैंप लगा दिया इस प्रकार से। ठीक है, अब इस लैंप को मैंने यहां पर बैटरी से ऐड कर दिया है इस प्रकार से। ओके, इस प्रकार से ऐड कर, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये आपकी बैटरी। तो हमेशा जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है वो किधर होता है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। ये किसका फ्लो है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है। किधर हो रहा है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल। जबकि जो करंट फ्लो होता है वो हमेशा इसके विपरीत दिशा में होता है। इसके क्या होता है, विपरीत दिशा में होता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन के जो ऋण आवेशित होने के कारण इनका प्रवाह हमेशा जो करंट की डायरेक्शन होती है उसके विपरीत दिशा में। बाह्य सर्किट की बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स आपके बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाएंगे, जबकि बैटरी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रासायनिक अभिक्रिया के कारण हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी सर्किट हो उसमें करंट की जो डायरेक्शन होगी वो आपके इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में। अब आप कहेंगे कि सर ये तो कंडक्टर की बात हो रही है, अगर अपन सेमी कंडक्टर की बात करें तो हाँ, सेमी कंडक्टर के केस में भी इलेक्ट्रॉन फ्लो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, और सेमीकंडक्टर में जो होल्स होते हैं वो करंट की डायरेक्शन में ही फ्लो होते हैं। तो ये आपके यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर नोट करना है। चलिए नोट कीजिएगा, लिखिए इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स पर ऋण आवेश, ऋण आवेश
होने के कारण होने के कारण विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स पर ऋण आवेश होने के कारण ही विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में। अब लिखिए बैटरी के बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर प्रवाहित होते हैं, जबकि बैटरी के अंदर रासायनिक अभिक्रिया के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर प्रवाहित करवाता। ये आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो आई थिंक आप सभी को ये पता चल गया होगा कि करंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन फ्लो के क्या होगी, अपोजिट होगी। ठीक है, अब देखिए अपन नया पॉइंट पढ़ते हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रिक क्वांटिटी यानी विद्युत मात्रा, जिसे आप लोग आवेश कहते हैं, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो लिखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर विद्युत मात्रा या इसे इलेक्ट्रिक क्वांटिटी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक क्वांटिटी। ओके, तो जो आपकी विद्युत की मात्रा होती है वो विद्युत धारा और समय का गुणनफल होता है, और इसकी इकाई क्या होती है, कूलम्ब होती है। तो लिखिए यहां पर विद्युत धारा व समय का गुणनफल विद्युत मात्रा कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपने क्या बोला है, विद्युत धारा व समय का गुणनफल। तो कहने का मतलब Q इक्वल्स टू आप लोगों का क्या होगा, यहाँ से I इंटू टी होगा, और इसकी जो यूनिट होगी
इकाई वो क्या होगी? कूलम्ब, जिसे आप C से डिनोट कर, ठीक है। अब लिखिए दूसरा पॉइंट इसी में, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ परिपथ में 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाती है तो एकत्रित आवेश 1 कूलम्ब होगा। 1 कूलम्ब समझ में आ गया सभी को? क्योंकि आपने 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड के लिए प्रवाहित किया है, तो यहां से Q इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई 1 हो गया आपका, तो कितना कूलम्ब हो गया? यहां से 1 कूलम्ब हो चुका है। कितना हो चुका है? 1 कूलम्ब हो चुका है। ओके, तो अब हमें क्या करना है कि 1 कूलम्ब जो आपका आवेश होता है वो कितने इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, ये कैलकुलेट कर, ठीक है। तो यहां से आप सभी देखोगे तो आपको ये क्लियरली समझ में आएगा कि आपका I इक्वल्स टू क्या होता है? Q अपॉन में T होता है, ठीक है। चूंकि Q इक्वल्स टू N इंटू E होता है। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो यहां से I बराबर N इंटू E बटे T लग गया मैं। तो अभी आपने देखा कि 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित करवा रहे हो, तो N इंटू E बराबर कितना हो गया आपका? 1 हो गया, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। तो आपको तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कैलकुलेट करना है, तो N बराबर 1 अपॉन में E, और E का मान कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? 1.6022 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम्ब होता है। तो जब आप लोग इसे सोल्व करोगे तो मान आपका यहाँ पर आएगा 6.25 गुणा 10 की घात 18। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 कूलम्ब आवेश होता है वो 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है? 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को जरूर नोट कर लीजिएगा। तो यहां पर लिखिएगा 1 कूलम्ब आवेश 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन्स के आवेश के बराबर होता है। और ये पॉइंट एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। बहुत बार नहीं, हजारों बार पूछा गया। क्यों? कि अब इससे संबंधित आप लोगों से पूछ ले कि जैसे मान लीजिए कोई चालक है, उसमें 2 एम्पियर धारा 5 सेकंड के लिए प्रवाहित हो रही है ना। तो 5 सेकंड के लिए प्रवाहित हो रही है, तो उसमें आप लोगों का इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ ले, है ना। तो मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, तो 62.5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं, तो आप लोग उन पर जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है।
तो क्वेश्चन बनाने वाले पे डिपेंड करता है। कॉन्सेप्ट आप अगर आपको पता है तो इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप लोगों से, आप इजीली आंसर दे पाएंगे। और अगर आपको कॉन्सेप्ट का पता नहीं है, आज तक यही रटते आए हैं कि 1 कूलम आवेश बराबर 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन ये आता कैसे है ये आप लोगों ने अब सीख लिया होगा। तो अब आपको भले 1 एम्पियर दे या 10 एम्पियर दे या 50 एम्पियर दे, आपको पूछा जाए तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो है उसके कॉन्सेप्ट के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो लिखिए कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, हेडिंग डालिए कॉन्सेप्ट ऑफ, लिखिए यहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो। क्या है कॉन्सेप्ट? तो अब आपको पता है कि जैसे आपके पास कोई कंडक्टर है, तो कंडक्टर में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही हलचल करते हैं तो वहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी उत्पन्न होता है, यानी विस्थापन उत्पन्न होता है ना। अपवहन वेग क्या होता है बताओ? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? ध्यान रखना कि जब किसी भी चालक को किसी ऊर्जा स्रोत से अपन संयोजित करते हैं तो उसमें उपस्थित जो आवेश वाहक है वो गति करते हैं, है ना। तो वहां पर जो वेग होगा उनका वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसे अपन अपवहन वेग कहते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए, तो लिखिएगा यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स की हलचल के कारण उनमें विस्थापन विस्थापन उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। मूवमेंट के कारण क्या होगा? विस्थापन। ठीक है, जिसे निम्न प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक कंडक्टर ले लिया और इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ए लिया है, अनुप्रस्थ जो काट क्षेत्रफल है। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने ए ले लिया, इसकी लंबाई है वो मैंने एल ले ली कंडक्टर। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी वेलोसिटी है वो मैंने वी ले ली, और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या मान लेता हूं मैं, कितनी है? एन है। ठीक है, तो देखो यहां पे लिख लो, ए क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। v क्या है? इसका वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, ये लिया। तो यहां से ध्यान में रखना
एक फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिखता हूं, डी क्यू अपॉन में डी टी बराबर एन ई ए वी। ठीक है, तो चूंकि I इक्वल्स टू क्या होता है, I इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन में डी टी होता है, तो यहां से मैं क्या लिख दूंगा, एन ई ए वी। तो धारा घनत्व करंट डेंसिटी, तो यहां से करंट डेंसिटी आपकी जे बराबर क्या होती है, I अपॉन में ए होती है। यानी किसी चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए है और उससे धारा I गुजरती है, तो धारा घनत्व जे बराबर क्या होगा, I अपॉन में ए होगा। जैसे फ्लक्स घनत्व होता है, ठीक है, बी बराबर फाइव अपॉन में ए होता है ना। आवेश घनत्व होता है डी, तो वो क्या होता है, क्यू अपॉन में ए होता है। ठीक है, तो अगर इन चीजों को आप लोग रिलेट करना सीख गए तो कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहां पर लिखिए, तो यहां से धारा घनत्व जे बराबर आपने लिखा एन ई ए वी अपॉन में ए, तो यहां से फॉर्मूला आ गया एन ई वी, और ये किस में हो जाएगा, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर में, और धारा किस में होती है, एम्पियर में होती है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर मैंने फॉर्मूले लिखे हैं, एक ये वाला ध्यान में रखना है और एक ये वाला भी ध्यान में रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में जनरली पूछ लिए जाते हैं, तो मैंने इनको स्टार मार्क भी कर दिया आप लोगों के लिए। अब बताओ, यहां तक किसी को भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि जो स्टार्टिंग की क्लासें हैं इनमें बेसिक कॉन्सेप्ट है, और बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर क्लियर करते हुए चलोगे तो आगे कहीं पर भी आप लोगों को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आती। ओके, आगे बढ़े फिर, लिखिए फिर, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव। बताओ क्या होता है विद्युत विभव। तो देखो बेटा, कि जैसे मेरे पास में ये कोई बिंदु है ए, इस पर विद्युत विभव जैसे V है, इससे अनंत दूरी पर, इससे अनंत दूरी पर कोई धन आवेश है Q। तो अब क्या है, विद्युतीय शक्तियों के विपरीत इसको ए बिंदु तक लाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है वो विद्युत विभव को इंडिकेट करता है। तो आप क्या कहेंगे कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव उस कार्य के तुल्य होता है जब किसी धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने के लिए विद्युतीय शक्तियों के विपरीत करना पड़ता है, तो वो क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। तो यहां पर लिखिएगा, किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर विद्युत विभव, विद्युत विभव उस कार्य के, उस कार्य के तुल्य होता है, तुल्य होता है, जो कि, जो कि एक धन आवेश को, धन आवेश को अनंत से, अनंत से उस बिंदु तक, उस बिंदु तक
विद्युतीय शक्तियों के विपरीत लाने में करना पड़ता तो यहां से आपका एक फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है। क्या ड्राइव हो जाता है? फॉर्मूला ड्राइव। क्या ड्राइव होगा कि V इक्वल्स टू क्या हो गया? W अपॉन में Q। W अपॉन में Q। विद्युत विभव की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। क्या होती है भाई? वोल्ट। तो देखो मैंने क्या कहा, किसी बिंदु पर विद्युत विभव एक धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के तुल्य होता है। तो यहां से आपका ये फॉर्मूला बन जाता है V बराबर W अपॉन में Q। अब किया गया कार्य और ऊर्जा बराबर होती है, आप सभी को पता है। तो यहां से W बराबर आप लोगों का फॉर्मूला हो गया V इंटू क्यू हो गया। V इंटू क्यू हो गया। तो कार्य और ऊर्जा बराबर होती है, और अगर इसमें मैं समय का भाग दे देता हूं तो आपको पता है कि W अपॉन में T बराबर क्या हो गया? V इंटू क्यू अपॉन में T। तो यहां से एक नया फॉर्मूला निकल के आता है आप लोगों के लिए। तो कार्य बटे समय क्या होगा? शक्ति P यानी पावर। तो P बराबर क्या हो गया? V इंटू क्यू अपॉन में T। अब चूंकि I बराबर क्या होता है? Q अपॉन में T होता है, तो ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो पावर P बराबर V इंटू क्या हो गया? I। तो ये आप लोगों का एक नया फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पर पावर का। अब देखो बेटा कि चूंकि V इक्वल्स टू IR होता है, तो अगर इस फॉर्मूले को इसमें पुट कर देता हूं मैं V के स्थान पे, तो पावर का नया फॉर्मूला भी बन जाता है। यहां से क्या बन गया? I स्क्वायर R भी बन गया। और अगर मैं क्या करता हूं, I की वैल्यू कैलकुलेट करके यहां से ये वाली वैल्यू इसमें पुट करता हूं, तो P बराबर V स्क्वायर बटे R। ये भी फॉर्मूला यहां से निकल करके आ जाता है। ठीक है, तो फॉर्मूला ड्राइव करना आना चाहिए आप लोग, और जिसको फॉर्मूला ड्राइव करना अच्छे से आता है वो इजीली किसी भी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन हो आसानी से सोल्व कर पाएगा। क्योंकि 99% स्टूडेंट के प्रॉब्लम आती है न्यूमेरिकल में। देखो बेसिकली थ्योरेटिकल पार्ट होता है वो सभी बच्चों का एक जैसा है ना, लेकिन प्रॉब्लम कहां पर है? न्यूमेरिकल पार्ट में। तो जो न्यूमेरिकल पार्ट है आप लोगों का, उसे कवर करना है तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने होंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप लोगों के ये जो फॉर्मूले हैं वो ड्राइव होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को रटने की आवश्यकता कहीं पर भी नहीं है, केवल मेरे साथ साथ आप लोग तैयारी कीजिए। आसानी से आप लोग सभी कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं, और लॉजिक के साथ जब पढ़ोगे तो कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मेरा आप लोगों से वादा है। ठीक है, 2016 से अब तक मैं पढ़ा रहा हूं, तो मेरा मेरा या जिस भी कोचिंग में मैंने काम किया, तो हमारा यही टारगेट रहा कि बच्चों का सिलेक्शन हो किस तरीके से हो। तो हमने उस टॉपिक पर काम किया है। ठीक है, इसलिए आप लोगों को केवल कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने हैं, और उसके बाद में आप टेस्ट सीरीज लगा करके देखिए रिजल्ट कितना बेटर आएगा। अगर आपने सिर्फ यही रट लिया कि V इक्वल्स टू IR होता है ना,
इससे I कैलकुलेट करना या R कैलकुलेट करना अगर आप लोगों को नहीं पता है, तब वहां पर प्रॉब्लम आप लोगों को आने वाली है। ठीक है, अब देखो यहां पर एक मैं आप लोगों को पॉइंट और बता देता हूं कि जो विद्युत विभव होता है वो विद्युत धारा की दिशा को निश्चित करता है। अब जैसे कोई चालक है, इसके ये दो सिरे हैं, है ना? तो एक सिरे का विभव अधिक है तो दूसरे सिरे का विभव निम्न है, तो हमेशा विद्युत धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। जनरल सी बात है, जैसे ये कोई भी सड़क है, ठीक है, यहां पर आपकी गाड़ी खड़ी, ठीक है, उच्च विभव पर है, तो अगर आपने ब्रेक रिलीज कर दिया तो गाड़ी नीचे की तरफ ही आनी है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट में होता है या वाटर फ्लो में देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, या एटमॉस्फेरिक अदर कंडीशन में देख लीजिएगा जहां पर, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि विद्युत विभव विद्युत धारा की दिशा निश्चित करता है। यदि किसी बिंदु का विभव उच्च है और दूसरे बिंदु का विभव निम्न है, तो हमेशा विद्युत धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। चलिए ये पॉइंट यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, लिखिएगा विद्युत विभव विद्युत विभव विद्युत धारा की दिशा को निश्चित करता है, निश्चित करता। यदि किसी बिंदु यदि किसी बिंदु का विभव उच्च व अन्य बिंदु का विभव विभव निम्न हो, तो विद्युत धारा उच्च विभव से उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। अब आपको पता है कि अर्थ का जो विभव है वो नियत है, इसलिए उसे मानक या स्टैंडर्ड विभव कहते हैं। ठीक है, तो क्या लिखोगे? पृथ्वी पृथ्वी का विभव नियत है, अतः इसे मानक विभव माना जाता है। और यदि कोई वस्तु अपना विभव पृथ्वी को देने में सक्षम होती है, ठीक है, या अपना आवेश देने में सक्षम होती है, तो उसे धनात्मक विभव पर माना जाएगा। तो क्या लिखेंगे? यदि कोई वस्तु अपना विभव पृथ्वी को देने में सक्षम है तो उस वस्तु को धनात्मक विभव पर माना जाता है, धनात्मक विभव पर माना जाता है। ठीक है, इसलिए अपन क्या करते हैं, कोई भी सर्किट कैलकुलेट करते हैं तो उसका अर्थिंग शो करते हैं और उसको स्टैंडर्ड मान के ले रखते हैं कि उसका विभव 0 है। ठीक है, ये इसके पीछे क्या रहता है, लॉजिक रहता है। चलो एक क्वेश्चन आप लोग कल सोल्व करना और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ठीक है।
लिखिए कि 100 कुलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने के लिए 100 माइक्रोजूल ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो उस बिंदु का विभव ज्ञात करें। तो ये आप लोगों के लिए क्या है, यहाँ पर होमवर्क है। ठीक है, तो अगली क्लास में अपन पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में ओम्स रूल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।